हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटी एजुकेशन। दोस्तों, अभी हम लोग जीएस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मुख्य रूप से बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। ए में है कि उसने निवायत खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादक किया, और बी में है उसने इक्तदारी व्यवस्था को समाप्त किया, सी में है उसने तुर्क चालगानी का प्रभाव समाप्त किया, और डी में है उसने बंगाल के विद्रोह को दमन किया, और ई में है इसमें से कोई नहीं है, इसमें से एक से अधिक। बलबन जो है बलबनी राजवंश का संस्थापक था, ठीक है, और इसका शासनकाल जो है 1265 से लेकर के 1290 तक रहा था, ठीक है। और देखिए बलबन के विषय में पूछ रहा है। बलबन ने जो है इल्तुतमिश के द्वारा प्रतिपादित तुर्क चालगानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब देखिए तुर्क चालगानी क्या है। तुर्क चालगानी जो है वो 40 तुर्क सरदारों का एक दल था, ठीक है। इसको इल्तुतमिश ने व्यवस्थित किया था और आरंभ किया था, और जिसे बलबन ने समाप्त कर दिया। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो इसमें देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा कि इसने इक्तदारी व्यवस्था को समाप्त किया। तो इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था और अंत जो है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। और देखिए इसके विषय में जानेंगे कि बलबन जो है अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अब इस नीति के अनुसार क्या होता था कि वयस्क लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, और जबकि महिला और बच्चे लोगों को कैद किया जाता था, ठीक है। बलबन ने सुल्तान के सम्मान के लिए सिजदा एवं पावोस नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। बलबन ने जो है मंगोलों से बचने के लिए एक सैन्य विभाग की स्थापना की, जिस विभाग का नाम दीवान ए अर्ज रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में है कि लोकटक झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, बी में उदय सागर झील कर्नाटक में स्थित है, सी में है पुलिकर झील तमिलनाडु में स्थित है, और डी में है कोलेरू झील उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है, उदय सागर झील ये राजस्थान में स्थित है, पुलिकर झील जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, और डी में दिया हुआ है कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में दिया हुआ है प्रतिहार वंश की राजधानी तंजौर थी, तो और दूसरा है चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, और सी में दिया है परमार की राजधानी अनेलवाड़ा थी, और डी में है सोलंकी की राजधानी धार थी। तो देखिए प्रतिहार राजवंश की राजधानी जो है इसकी राजधानी कन्नौज थी, तंजौर नहीं था, तो इस तरह से ये गलत है। चोल की राजधानी तंजौर थी, इस तरह से ये सही है, ठीक है। और सी में देखेंगे परमार वंश की राजधानी जो है वो उसकी राजधानी जो है ये धार थी, ठीक है, और सोलंकी की राजधानी अनहिलीवाड़ा थी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित घटना को कालानुक्रम में सजाइए, मतलब कौन सा घटना पहले हुआ था और उसके बाद कौन हुआ था, इस तरह से इसको सजाने के लिए कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह। ये जो है चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद दांडी यात्रा को देखेंगे, दांडी यात्रा जो है ये 1930 में हुआ था। उसके बाद फिर देखेंगे तिलक की मृत्यु, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है ये 1920 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर शिमला समझौता को देखेंगे, शिमला समझौता जो है ये 1972 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर उसके बाद तिलक की मृत्यु हुई थी, उसके बाद दांडी यात्रा हुआ था, उसके बाद शिमला समझौता। इस तरह से इसका आंसर सी मिल रहा है, ठीक है। यानी ये सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर तिलक की मृत्यु 1920 में हुआ, और उसके बाद दांडी यात्रा जो 1930 में हुआ, ठीक है, और शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है जी आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है। तो गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में स्थित है, ठीक है, ये मंगोलिया का मरुस्थल है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा कुछ और मरुस्थल को देख लेंगे कि वो कहाँ है। तो इसी तरह से एक है सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये है उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। एक कालाहारी मरुस्थल बार बार पूछा जाता है सवाल से एग्जाम में। कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना देश में स्थित है, ठीक है।
अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो भारत का बड़ा मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल है, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए में दिया हुआ है रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है, बी में दिया है उकई बांध परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है, और सी में है कि हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है, और डी में है कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए रिहंद बांध परियोजना जो है ये रिहंद नदी पर स्थित है और जो ये उत्तर प्रदेश में है, तो इस तरह से ये कथन सही है। बी में देखेंगे उकई बांध परियोजना, ठीक है, उकई बांध परियोजना जो है ये गुजरात के ताप्ती नदी पर है। ठीक है, तो इस तरह से देखें ये कथन जो है ये गलत है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात में है। ठीक है, सी में है हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, इस तरह से ये भी सही है। और डी में है कोयना बांध परियोजना, कोयना बांध परियोजना कोयना नदी पर है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, इस तरह से ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है बी आंसर, उकई बांध परियोजना गुजरात में स्थित है ना कि मध्य प्रदेश में, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो देखिए विजयनगर के विषय में थोड़ा जान लेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, और इसकी स्थापना लगभग 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि किस सुल्तान के समय में हुआ था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका स्थापना हुआ था। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पे मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना भेजा था। तो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत जो है ये बुक्का प्रथम ने भेजा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। ठीक है, बुक्का प्रथम का शासन काल जो है ये 1356 से लेकर 1377 तक रहा था। ठीक है, और 1374 में उसने अपना एक राजदूत मंडल जो है वो चीन के लिए भेजा था। अब देखिए इससे संबंधित सवाल जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए थे। ठीक है, कुल 4 राजवंश हुए थे। पहला है संगम वंश, दूसरा है सालुब वंश, तीसरा है तुलुब वंश और चौथा है अरविडू वंश। ठीक है, ये 4 राजवंश जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत राज्य किए थे। ठीक है, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ये जो है ये तुलुब वंश से संबंधित थे। ठीक है, और ये हरिहर एवं बुक्का जो है जिसने स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का, ये दोनों भाई जो है संगम वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 के ए में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। और यही यदि पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन कहाँ किया गया है, तो वो अनुच्छेद 338 में किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 338 के ए में है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, अब देखिए तो कांग्रेस ने पहली बार 1927 में मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर M.A. अंसारी ने किए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद फिर से 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर ही पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना किसने किया था, तो इसमें इसका आंसर दोनों हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता की प्रस्ताव कब पारित किया था, तो वो 1927 के मद्रास अधिवेशन में पारित किया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा घटना एक सुमेलित है। ठीक है, तो इधर देखिए दिया हुआ है गवर्नर जनरल का नाम और इसमें इधर घटना दिया हुआ है। तो देखिए ए में दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये देखिए ये सही नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये वारन हेस्टिंग के समय लागू हुआ था। वारन हेस्टिंग के समय 1774 में लागू किया गया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता
में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये सही नहीं है। और देखिए बी में दिया है लॉर्ड वेलेस्ली अस्थायी बंदोबस्त, तो ये भी देखिए सही नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था, ये 1793 में। ठीक है, तो देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को अब भू राजस्व लगभग 90% कंपनी के लिए और 10% अपने लिए रखना था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त की योजना जो है वो जॉन शॉर ने बनाए थे। ठीक है, सी में दिया हुआ है लॉर्ड एडन ब्लो सिंध का विलय, तो देखिए ये सही है। लॉर्ड एडन ब्लो के शासनकाल में ही 1843 ईस्वी में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था। ठीक है, अब देखिए एलन ब्रो के समय में एक चीज और होता है, इसी के समय दास प्रथा का उन्मूलन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सही है। अब देखिए डी में लॉर्ड डलहौजी, तो प्रथम अफगान युद्ध जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं बल्कि ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, तो इस तरह से इसका आंसर सी सही हो जाएगा। लॉर्ड एरन ब्लो का शासनकाल जो है 1842 से लेकर 1844 तक रहा था। ठीक है, और सिंध का विलय 1843 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों को काल कर्मानुसार सजाइए। देखो देखेंगे कि पहले दिया हुआ है घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 में हुआ, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी रहे थे। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है ये 17 मार्च 1527 में, और ये युद्ध जो है ये बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें भी बाबर ही विजयी रहे थे। और उसके बाद दिया देखिए चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है ये 26 जून 1539 को हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध जो है ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में जो है ये शेर शाह में विजयी रहे थे। ठीक है, और इसी युद्ध में विजय के बाद शेर शाह को शेर खां से नाम बदलकर शेर शाह की उपाधि इसको मिल गई थी। ठीक है, और उसके बाद है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो है ये 29 मई 1658 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक है, ये दोनों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें जो है औरंगजेब विजयी रहे, दारा सिकोह पराजित हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको कह रहा है कि व्यवस्थित कीजिए कालानुक्रम। तो इस तरह से सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ है, उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ है, उसके बाद चौसा का युद्ध और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। तो इस तरह से देखिए किसमें है खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए हवा में आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ए में देखिए दिया हुआ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो है वो द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और देखिए सी में दिया हुआ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग जो है ये किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक मापने ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और डी में दिया यूडोमीटर। यूडोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है हवा की आर्द्रता माप। सवाल कह रहा है कि हवा की आर्द्रता को मापने के लिए कौन उपयोग है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है। ठीक है, और ये बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चींटी के डंक में पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ए में जो दिया हुआ है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। ठीक है, और बी में है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, और सी में दिया हुआ है मेथोइक अम्ल। तो मेथनोइक अम्ल जो है ये चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ठीक है, और डी में दिया हुआ है एसिटिक अम्ल। ये जो है ये सिरका में या मीठा जूस में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रोमीन होती है, ए में रंगहीन गैस, बी में है भूरी ठोस, सी में है अत्यंत ज्वलनशील गैस और डी में है लाल द्रव। तो देखिए ब्रोमीन जो है ये गहरा लाल रंग का होता है और तीक्ष्ण गंध देता है। ये जो ब्रोमीन जो है ये कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन अज्वलनशील मतलब ज्वलनशील नहीं है होते हैं तथा जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है। तो देखिए अब देखिए मिलाएंगे, तो देखिए ए में है रंगहीन गैस, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि इसका रंग जो है लाल रंग का होता है। बी में भूरी ठोस नहीं है, ये द्रव है और ये ज्वलनशील नहीं है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो
समस्थानिक कौन से होते हैं? तो देखिए, रेडियम फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60, इन दोनों का उपयोग जो है ये ल्यूकेमिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है। ल्यूकेमिया जो है एक तरह से रक्त कैंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसका आंसर सी भी सही है और डी भी सही है। तो इस तरह से इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? तो देखिए, मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा जल प्रवाह या इसके मुख्य नदी से संबंधित है। ठीक है, मंदाकिनी नदी जो है ये बद्रीनाथ की दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि थैलीसीमिया के रोगी में शरीर में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है, तो देखिए थैलीसीमिया जो है एक आनुवांशिक रोग है। इससे पीड़ित जो शिशु होते हैं उसमें जन्म के कुछ माह में ही अत्यधिक अरक्तता आ जाती है। ठीक है, और जिसके वजह से उसे जीवित रखने के लिए बाहरी रक्त देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर देखिए सही सी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का जो संश्लेषण ये नहीं रख पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? देखिए, पौधे के विकास के लिए कुल 16 तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें से 10 तत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो 10 तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आयरन। ठीक है, तब देखिए इसमें क्या है कि विकास के लिए कौन? तो देखिए, तो पोटेशियम भी देखिए इसमें दिया हुआ है, तो ये भी जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है और मैग्नीशियम भी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।